বিস্কিট আছে। मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड। पानी ला तो है, प्यास लग रहा है कब से। ला दे पानी, फिर तेरे को दूंगी चॉकलेट। अरे जाके पी लेना। हाँ कहीं परेशान कर रही। अरे यार ला देगा तो क्या हो जाएगा। ये ले ले पकड़ अब। ले दे रहे हैं, पकड़। छोटे भाई सब आ गर्मी गए है। अपना। अच्छा छोटा कजिन। इसलिए परेशान कर रही हो। परेशान नहीं, मांग लेते। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पढ़ते मिटे एक मिनट। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। बेटा ये अपना रिडॉक्स का लास्ट लेक्चर है। किसी को याद है ये लेक्चर कौन सा है बेटा? शायद 6 नंबर। हाँ इसमें सर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हाँ बस ये होगा बस क्या? हाँ इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। बेटा ये क्या है, डी ब्लॉक में भी है ये रिएक्शन। ठीक है 3 ही रिएक्शन दे रखी हैं एनसीईआरटी में, वही 3 रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे अब। तो KMnO4 की क्षारीय माध्यम में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो ये 3 रिएक्शन है जो बिल्कुल आप याद कर लेना। MnO4 माइनस की बात करेंगे, इसकी रिएक्शन होगी I माइनस। बेटा अगर बेसिक मीडियम दे रखा है इसने, बेसिक मीडियम या इवन न्यूट्रल मीडियम भी दे रखा है उदासीन माध्यम, तो आप इसको बदलोगे IO3 माइनस में। और ये जो चेंज होगा बेटा ये चेंज होगा आपका MnO2। ठीक फिर दूसरे नंबर की रिएक्शन याद करोगे आप, ये थायोसल्फेट होता है S2O3 माइनस 2। ये जो बेसिक मीडियम में चेंज होगा या न्यूट्रल मीडियम में, ये खुद SO4 माइनस 2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ये जो चेंज होगा ये MnO2। और रिएक्शन ये Mn+2 को भी बेसिक मीडियम में, यही सारा बेसिक मीडियम चलेगा, इनका प्रोडक्ट होगा MnO। तो बेटा ये जो आपके पास लिखी हुई है ये तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है
और तीनों रिएक्शन आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, याद करें इन रिएक्शंस। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KiR oxidized by 1 mole KMnO4 in basic medium। क्षारीय माध्यम में 1 मोल KMnO4 द्वारा KI के कितने मोल ऑक्सीकृत होंगे? बेटा आप सभी स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर एसिडिक मीडियम होता तो इसके बिल्कुल उत्तर अलग आते, प्रोडक्ट अलग बनते, ये I2 बनता और ये चेंज होता बेटा Mn+2 में, तो ये बनता। ये कौन से मीडियम में बनता आपका बेटा? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। पर अभी आपको कौन सा दे रखा है? बेसिक मीडियम दे रखा है, तो आपको MnO4 माइनस प्लस Ki का मतलब I माइनस हो गया, I माइनस, ये आपके पास बेसिक मीडियम में OH माइनस में बदलेगा IO3 माइनस, इसको आयोडेट आयन बोलते हैं, आयोडेट, इसमें बदलेगा, प्लस ये जो बदलेगा ये MnO2 में बदलेगा, MnO2 में। तो बस ये गड़बड़ नहीं करें आप तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है इसने 1 मोल दे रखा है, यहाँ पर इसने मोल मात्रा पूछी है इसने, तो मैंने आपको जो बताया था कल कि आप क्या करें, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दें, इसके ग्राम तुल्यांक बराबर कर दें। ग्राम तुल्यांक के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें जो फॉर्मूला सूट करेगा, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, दोनों तरफ मोल की बात है तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, यहाँ भी आ जाएगा मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, यहाँ ग्राम तुल्यांक 1 हो गया। बेटा आप जल्दबाजी में स्टूडेंट MnO4 माइनस, क्योंकि बार बार तो 5 काम में आता है, लेकिन आप ध्यान से देखें यहाँ +7 से कितना हो रहा है बेटा? +4 हो रहा है, तो वैलेंस फैक्टर 3 आएगा। यहाँ मोल मात्रा आपके पास आ गई, पूछिए x वैलेंस फैक्टर, यहाँ पर बेटा -1 से +5 हो रहा है, -1 से +5 6 का डिफरेंस आएगा, तो x इज इक्वल टू 3/6, 1/2 मोल आ जाएगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में, मेंस में, सभी में आया हुआ है, ठीक है। इवन जो नीट में आया उसका तो मैंने डेटा भी सेम ले लिया है कि ये 1 मोल के लिए ही पूछा हुआ था इसको। तो बेटा ये इम्पोर्टेंस है कुल मिला के, नीचे करिए ना। ठीक है। I माइनस का H2O3 थायोसल्फेट, सल्फेट में ऑक्सीकृत होगा, Mn+2 MnO2 में ऑक्सीकृत होगा। तो बेटा ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको याद करनी है, सीधे सीधे डी ब्लॉक में प्रोडक्ट भी पूछ लेता है कि अम्लीय माध्यम में I माइनस I2 में बदलेगा, जबकि क्षारीय माध्यम में IO3 माइनस में बदलेगा। तो यहाँ जहाँ डिफरेंस आता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर अपन छोटी सी बात करेंगे, अदर क्वेश्चंस की बात करें। देखो क्या होता है, जैसे सोडियम, बेटा थ्योरी क्या चल रही है, सोडियम के 1 मोल में से अगर मैंने 5 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, बेटा 1 में से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो सोडियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? +5, ये पता चलता है आपको, बोलो। अगर सोडियम के 1 मोल में से मैं 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकालूं तो चार्ज कितना आ जाएगा? +10 आ जाएगा, ठीक है। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? पता है ना ये बात भाई? यस। आप खुद सोचो, 10 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +10 चार्ज आ जाएगा,
5 निकालोगे तो +5 चार्ज आ जाएगा, 4 निकालोगे तो +4 चार्ज आ जाएगा। Yes, sir. बड़ी आसान सी बात है ना। हाँ, इसमें बस समझने वाली ये बात है कि अगर ये 2 मोल है, 2 मोल में से मैंने कितने मोल निकाले, 10 मोल निकाले। बेटा आप ध्यान देना, हमेशा क्या होता है 2 में से 10 निकाले तो 2 पे चार्ज +10 आएगा। तो हमेशा चेक करो 1 मोल में से 2 में से अगर 10 निकाले तो 1 में से कितने निकालूंगा मैं, 1 में से कितने निकालूंगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 में से जितने मोल इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं ना उतना चार्ज आता है। तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +5। बेटा आ रही है ये बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि सोडियम, आप ध्यान देना, ये फिर आज स्क्रीन शेयरिंग, बेटा अभी स्क्रीन शेयरिंग में करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि सोडियम के अगर 10 मोल में से मान लो मैंने 20 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, 20 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 में से 20 निकालूंगा तो 1 में से कितने निकालूंगा बेटा, -2 मोल इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो सोडियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, Yes. sir. तो बेसिक कंसेप्ट ये लगता है जो आप क्वेश्चन करने वाले, बेसिक कंसेप्ट क्या लगता है, ठीक है, मिक्स करके लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में। 1 मोल कंपाउंड में से जितने मोल इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं कंपाउंड पर हेलो नया सर। चार्ज। हाँ बेटा, सर आप बोले कि हम लोग जितना मोल निकालेंगे वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप 20 निकाले, 20 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर 20 होगा ना, कि आप उसका लिए हो 1 मोल से जो -2 मोल निकाले उसका। हाँ बेटा 10 से 20 निकाले तो 1 में से कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे। हाँ तो वो जितने भी 1 मोल में से निकाले जाते हैं ना वही होता है बेटा, ओके सर, थैंक यू। 1 मोल में से निकाले जाते हैं, ठीक। तो नया चार्ज उतना ही आएगा। बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ। देखो इसी छोटी सी बात है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक प्रिपरेशन करी है, अदरवाइज सीधे भी सॉल्यूशन होता है इसका। देखो क्या होता है क्वेश्चन ये, इफ 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 1 मोल N2H4, then new oxidation number of nitrogen in new compound will be। तो देखो फेमस और आसान सा क्वेश्चन अभी आपको आ जाएगा समझ में। यदि 1 मोल N2H4 में से 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो नए यौगिक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या। आप सॉल्यूशन देखना बेटा, आपको समझ में आएगी बिल्कुल बात। भाई आप ये देखो N2H4, इसके 1 मोल में से मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 मोल निकाले इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद बताओ, अगर 1 में से मैंने 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले तो नए कंपाउंड पे चार्ज कितना आएगा, ये बताओ आप।
एक में से 10 निकाले तो बोलो बेटा। सर 10 ही आएगा ना? आएगा। 10 आ गया तो नया कंपाउंड ये बन गया, नया कंपाउंड बन गया N2H4 + 10। तो अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक नाइट्रोजन का X लिया तो 2 नाइट्रोजन का 2X + 4 = +10। इसको सॉल्व करेंगे तो X = कितना आ जाएगा? +3। तो आंसर ये आ जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? सर एक बार और बताइए मैंने। Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है 12 मोल electrons are removed from 4 mole P2H4. Oxidation number of phosphorus in new compound. यदि 4 मोल P2H4 में से 4 मोल P2H4 में से 12 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो नए यौगिक में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या? बेटा आप सुनना आप मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन देखना आप, ठीक है। सभी स्टूडेंट देखना बेटा। P2H4 बेटा इसके कितने, इसके खुद के कितने मोल हैं? 4 मोल। इसमें से 12 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले गए। मैंने आपको क्या बताया? आपको देखने क्या 4 में से देखने हैं क्या? कितने में से देखने हैं आपको? एक मोल। सर एक मोल। +3 चार्ज है। अब आप ये बताओ, 1 मोल में से मैं 4 में से 12 निकाले तो 1 में से कितने निकालूंगा? 12/4, 3 मोल निकालूंगा। Yes, जब sir. 3 मोल निकालूंगा तो नया कंपाउंड क्या बनेगा? P2H4 and +1 सॉरी +3 सॉरी क्या बनेगा? +3। अब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा 2X + 4 = 3 आ गया। तो 2X = -1 तो X = -1/2 हो जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है, उल्टा, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स of electrons are removed from 1 mole A2H3 so that in new compound the oxidation number of E = -12। 1 मोल A2H3 में से कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? कि नए यौगिक में एक का ऑक्सीडेशन नंबर = -1/2। सर ये A2H3 है क्या? A2H3 है बेटा, हम्म। ठीक है। चलो ध्यान देना बेटा। बेटा ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स। मैंने मान लिया पहले से कि A2H3 इसके 1 मोल में से मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकाले? मेरे को पूछा गया तो मैंने X मोल मान लिया, X मोल। अच्छा 1 में से अगर X मोल निकाले तो अब मेरे को ये बताओ A2H3
इस टोटल पे चार्ज कितना आएगा? एक्स। एक में प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस यस सर। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो अब देखो सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? प्लस एक्स आना चाहिए। अब ए का तो कितना है? -½ है, तो 2 इंटू -½ हाइड्रोजन का +1 होता है, +3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये -1 हुआ, x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें से त्यागे गए। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो बेटा। यस एक बार और ये ठीक है। बेटा देखो सर एक बार मैंने, बताइए ना। हाँ देखो ये क्या है कि रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स का मतलब उल्टा प्रश्न है बस। भाई मैंने कहा अभी तक मैं दे रहा था 1 में से 5 मोल निकाले तो +5 आ रहा था। इसने कहा कितने निकाले, तो मैंने कहा कि 1 में से मैंने मान लिया कि x मोल निकाले। x मोल निकालूंगा तो आवेश कितना आ जाएगा? +x। ऑक्सीडेशन नंबर का रूल होता है कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जितना आवेश होता है, जितना चार्ज होता है, उसके इक्वल होता है। तो बेटा A का ऑक्सीडेशन नंबर नए कंपाउंड में उसने -½ दे रखा था, तो 1 A का तो मैंने -½ ले लिया, 2 का इंटू 2 कर दिया, 1 हाइड्रोजन का +1 तो 3 हाइड्रोजन का +3 आ गया। ये बराबर जितना चार्ज है x, तो x के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व करने पे 2 मोल आ गया। समझ रहे हो बेटा बात? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और घर पे वापस देखना, कोई दिक्कत आए तो पूछना, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हेलो ठीक? सर। हाँ बेटा। सर तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे मतलब -x मोल इलेक्ट्रॉन दिए तो +x जो लिखे हैं A2H3 में, और यहाँ पे हम लोग आंसर लाए हैं ऑक्सीडेशन नंबर करके 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आंसर कौन सा आएगा? हम लोग कौन से आंसर को लिखेंगे? आंसर तो 2 ही आया ना बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ओके आंसर। सर। ठीक है। नो सर, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन थी, +x यहाँ पे आया ना, x मोल हम लोग लिए थे तो -x मोल, तो इसलिए। अपने को तो x का मान निकालना है कुल मिला के। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बेटा इसके बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं इसको शॉर्ट में केमिकल EQB लिखता हूँ, EQB। हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का अपन लेक्चर 1 स्टडी करेंगे। तो अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बेटा देखो ये क्या है, आपका 11th क्लास का ही एक चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ठीक है। देखो जब भी अपन कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अपन क्या है, उसकी बेसिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक तो आपके पास होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक होती है आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जैसे AgNO3 की अभिक्रिया कराई अपन ने NaCl से क्या बना, AgCl का अवक्षेप बन गया PPT, प्लस क्या बन गया NaNO3। ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है। केवल क्या होता है, रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में।
किसी भी हाल में कुछ भी कर लो, आप बंद पात्र कर लो, कुछ और परिवर्तन कर लो, प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में नहीं बदलेगा। इसमें प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में वापस नहीं बदलेगा। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो अपन ये कहते हैं N2O4 है, ये NO2 में बदल रहा है, साथ में क्या है, वापस क्रियाकारक क्रियाफल में बदलता है। ठीक है, और क्रियाफल वापस मतलब रिएक्टेंट किस में बदलता है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाता है। तो इस रिएक्शन को अपन हमेशा किससे शो करते हैं, इस रिवर्सिबल डायरेक्शन से, उत्क्रमणीय से। तो बेटा ये कहता है कि जो अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है पूरा ये चैप्टर केवल किससे डील करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन से, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं से डील करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और 2 मिनट में बेटा, मैं 2 मिनट में ही पानी लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट आप इसको देखें। ठीक है, रिएक्शन इसको देखें। हाँ बेटा, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बस 1 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था, अब चलो रीस्टार्ट करते हैं। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है बेटा? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसको थोड़ा सा क्या बीच में कंटिन्यूटी टूट गई थी, रीस्टार्ट करते हैं। तो अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। पहले ये बता दूं, ये 11th क्लास का चैप्टर है और अपन इसका लेक्चर 1 स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है, ठीक है। रासायनिक साम्य जो चैप्टर डील करेगा वो ऐसी अभिक्रियाओं से डील करेगा जिसमें क्या होगा, जो क्रिया कारक है, जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा और साथ साथ मतलब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चल रही होगी। जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट में बदल रहा होगा। फिर ये कहते हैं क्योंकि जो अपना है चैप्टर का नेम है साम्य, तो अपन सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर साम्य क्या आता है, साम्य का मीनिंग क्या है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग को पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हेडिंग ये है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य। ठीक है, देखो बहुत आसान शब्दों में समझना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, ठीक है भाई। क्या हुआ, शुरू में इसके मैंने ए मोल लिए, ये 0 थे, टी बराबर 0 पर। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है, ए में से कुछ मोल कम होंगे, जैसे एक्स मोल कम हो रहे, इसके एक्स मोल बन गए, तो इसकी मात्रा तो जैसे जैसे अभिक्रिया कम होगी बेटा, ए की मात्रा तो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। क्योंकि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा कि ए बी में बढ़ रहा था, बी ए में भी बढ़ रहा था, लेकिन शुरू में ए से बी बनने की दर ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी वो पढ़ते हैं भाई। अपने को पता है कि ये जो अपन ने आर एफ और आर बी, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स काम में आएगा। केमिकल, और बहुत आसान सा, केमिकल काइनेटिक्स को रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं, बल गतिकी। ये जो 12th का चैप्टर था, ठीक है, हालांकि अपन पढ़ चुके हैं इसलिए मैं वापस, नहीं तो 11th में हमें शुरू में एक बार बताना पड़ता है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, तो आर एफ का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास के एफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसकी पावर में 1 आ जाता है। आर बी का फॉर्मूला क्या आएगा, के बी, और बी की पावर में कितना आएगा, 1। अब आप ध्यान दो, शुरू में तो क्या होगा बेटा, टी इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ए सब ज्यादा होगा तो टी इक्वल टू 0 पे आर एफ क्या होगा, मैक्सिमम। जबकि टी इक्वल टू 0 पे आप ये देखो बेटा, आप ध्यान से देखना, बी तो बना ही नहीं है शुरू में, 0 टाइम पे बी है ही नहीं, ये 0 लोगे तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरू में 0 हो जाएगी। शुरू में आर बी बना ही नहीं है, और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, ए की सांद्रता कम होगी तो आर एफ भी कम होगा, और बी की सांद्रता बढ़ेगी तो आर बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक ग्राफ बनाए अपन, बेटा आप ध्यान से देखना, मैं आपको आ जाएगी बात समझ में। अगर अभिक्रिया की दर, आर को बोलते हैं अभिक्रिया की दर आर और समय के बीच में ग्राफ खींचे, तो बेटा ये देखो जो आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन और छोटा करता हूँ, देखो जो आर एफ है 0 टाइम पे आर एफ, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी आर एफ तो क्या होगा, घटेगा, आर एफ घटेगा। आर बी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है, आर बी बढ़ेगा, आर बी। वो कहता है एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। अग्र और पश्च अभिक्रिया का ये आर एफ घट रहा था और आर बी बढ़ रहा था। मैं भी समझाता हूँ आसान तरीके से। तो एक समय के बाद क्या होगा कि आर एफ और आर बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, साम्य बोलते हैं। जब अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, समान हो जाता है।
आसान शब्दों में बोलें बेटा, आप ध्यान देना, आसान शब्दों में बोलें इसको, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। आप साम्य का मीनिंग क्या होता है, देखो साम्य का बहुत आसान सा मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने की दर को अग्र अभिक्रिया की दर बोलते हैं, आरएफ, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलने की दर को आरबी बोलते हैं। तो कहता है साम्य का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो साम्य क्या होता है, साम्य क्या होता है, जब क्रियाकारक के क्रियाफल में बदलने की दर जिसको आरएफ बोल रहे हैं, तथा प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में बदलने की दर जिसको अपन आरबी बोल रहे हैं, समान हो जाती है। तो वह साम्य होता है। व्हेन, देखो इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, व्हेन मतलब मेन यही है, व्हेन आरएफ एंड आरबी आर इक्वल, इट इज वो सर साम्य। सेकंड वाला आर भी होगा ना, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में। हाँ ठीक है सेकंड वाला। ठीक है, जब आरएफ और आरबी इक्वल हो जाएंगे तो बेटा इसको वापस मैं डायग्राम से शो करता हूँ। देखो डायग्राम क्या बनता है, ये अभिक्रिया की दर होती है, दर और समय में अगर ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा होता है कि जो ये होता है आरएफ तो समय के साथ में घटता है, आरबी क्या होता है, समय के साथ में बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है, मतलब इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर साम्य बनेगा, तो ये जवाब होगा कि इस पॉइंट पे क्या आएगा साम्य, इस समय पे, जैसे मान लो t बराबर 15 सेकंड आया, तो 15वें सेकंड पे जाके क्या हुआ है, साम्य स्थापित हुआ। और साम्य का मेन प्रॉपर्टी क्या होगी, आर एफ बराबर क्या होगा, आर बी। तो बेटा साम्य की मेन प्रॉपर्टी ये है। तो अभी क्या है, जब आप देखोगे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन क्या पूछे का मीनिंग, तो इतना सा मीनिंग है बेटा, जब आर एफ और आर बी बराबर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे। तो ये हेडिंग आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, को बोलते हैं साम्य के गुण। ठीक है, साम्य के गुण। बेटा देखो अब इसमें क्या है, मैं प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर रहा हूँ। कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, कुछ ऊष्मागति के गुण आएंगे। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, परेशान मत होना, लेकिन क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है, आर एफ बराबर आर बी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बार बार क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगी, आर एफ इक्वल टू आर बी, आर एफ इक्वल टू आर बी। ठीक, आर एफ को क्या बोलते हैं मैं ये बता देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। आरबी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। हिंदी में आरएफ को क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया की दर। आरबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्च अभिक्रिया की दर। तो आपसे सबसे पहली बात ये पूछी जाएगी कि साम्य पर क्या होता है, तो आपका ये जवाब होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा उसमें ये बोलेंगे साम्य पर
भौतिक व रासायनिक स्थिर हो जाते हैं। जैसे रंग की बात करें, गंध की बात करें, पथनांक की बात करें, हिमांक की बात करें, सांद्रता की बात करें, सांद्रता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, नियत हो जाते हैं, नियत। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। ऑल फिजिकल एंड केमिकल properties are constant at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे ये कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, स्मेल है, कलर है एंड कंसंट्रेशन। अब बेटा देखो, इसमें इसी कारण से सांद्रता नियत होने का मतलब क्या है, आप समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना बेटा। ये 3 ग्राफ इसके, ये ग्राफ खींचे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बेटा क्या होगा, जैसे क्रियाकारक की सांद्रता कम होगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, वो नियत हो जाएगी, नियत। ये ए की सांद्रता थी, ये बी की सांद्रता थी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ज्यादा नीचे चली गई, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता ऊपर चली गई, लेकिन ये हो नियत जाएगी, नियत, ठीक। या हो सकता है किसी रिएक्शन में ऐसा भी हो जाए कि ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, तो ए और बी की सांद्रता नियत हो गई। बेटा अब आप है ना, मेरी बात को ढंग से समझना। देखो ये ग्राफ सही है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का। भाई आपसे पूछा जाए सामने कहाँ आया, तो आप बोलोगे यहाँ सामने आ गया, आप बोलोगे यहाँ पर क्या आ गया, सामने आ गया, आप बोलोगे यहाँ सामने आ गया। लेकिन अगर दर का ग्राफ खींचा जाएगा, बेटा आप ध्यान से देखना, आर और टी का केवल एक ग्राफ सही होगा, क्योंकि सामने पर ये नियत होना जरूरी है सांद्रता का, लेकिन दर का क्या होना जरूरी है, बराबर होना। बेटा ये ग्राफ खींचा गया आर एफ और आर बी का, ये ग्राफ खींचा गया इस तरीके से, ये आर एफ का, ये आर बी का, ये ग्राफ खींचा गया, ये आर एफ का और ये आर बी का। बेटा आप ध्यान देना, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सामने का ग्राफ सही है, ये गलत है, ये गलत है। बेटा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देना। सांद्रता का नियत होना जरूरी है, जबकि दर का बराबर होना जरूरी है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बेटा आप सभी है ना, मैं इस पे क्रशर चला रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो बेटा। ये क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। सांद्रता का नियत होना मतलब एक सीधी रेखा होना जरूरी है। सीधी रेखा होने से काम चल जाएगा, वो चाहे बराबर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। दर में बिल्कुल भी ये नहीं चलने वाला, दर में कि ऊपर नीचे बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला। दर में एक ही शर्त होनी चाहिए, पहली वाली, ये जो है, ये क्रशर दिख रहा है, दर में बराबर होना जरूरी है। बेटा आपको दोनों में अंतर आ गया समझ में? 6 में से 4 ग्राफ साम्य को दर्शा रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 ग्राफ साम्य को नहीं दर्शा रहे। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 ग्राफ में क्या चीज बराबर नहीं हुई, आर एफ बराबर आर बी नहीं हो पाया। हुआ भी था तो यहाँ पर एक कुछ समय के लिए हुआ, उससे नहीं है, परमानेंटली आर एफ बराबर आर बी होना चाहिए। बोलो बेटा। बात समझ में? यस सर। तो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो यही 2 बातें, पहली बात तो थी आर एफ और आर बी का बराबर होना, दूसरा सांद्रता का नियत होना, ठीक है। तो सांद्रता नियत होनी चाहिए, जबकि मतलब ये है मेन बात,
सांद्रता बोल लो, कंसंट्रेशन, ये नियत होनी चाहिए। लेकिन अगर RF और RB की बात करेंगे तो इसका नियत नहीं, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बेटा इस बात पे ही ये क्वेश्चन बने हुए हैं। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो। Yes. अच्छा, 3 नंबर पे बेटा जो आता है, ठीक है, साम्य, साम्य, पश्च या अग्र, किसी भी दिशा से, किसी भी दिशा से स्थापित हो सकता है। ध्यान रखना बस ये बात, हो सकता है। इक्विलिब्रियम में भी established by, ये हो जाएगा भाई, अपन बोलेंगे इसको अग्र दिशा, बाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा बेटा, साम्य कहां से स्थापित होगा, केवल अग्र दिशा से नहीं भैया, पश्च से भी स्थापित हो सकता है, ये भी जवाब देना है आपको। चौथा बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तो आप याद कर लेना, उस समय आपको थर्मोडायनेमिक्स के बाद समझ में आ जाएगा। डेल्टा जी जो साम्य पर वैल्यू होगी, डेल्टा जी जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये हमेशा वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी बेटा। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? डेल्टा जी होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। जिनको अभी नहीं पता बेटा थोड़ा परेशान मत होना, ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 0 होता है, लेकिन ऑप्शन में ये भी मिलेगा डेल्टा जी नॉट साम्य, ये में भी 0, इसका 0 होना जरूरी नहीं है, इसका 0 होना जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, मेरे को लगाना पड़ेगा। डेल्टा जी नॉट का 0 होना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा आप। और रीजन अभी ज्यादा परेशान मत होना बेटा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -2.3 RT एंड log K, log K होता है फॉर्मूला। ठीक है, log K। अब इसमें 3 केस बनते हैं। अगर K 1 है तब तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी सही है। अगर आपके पास K ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, ये भी सही है। अगर K लेस देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी सही है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा, मैं आपको बताता हूँ आपको जवाब क्या देना है, वो सुनना आप ध्यान से। आपसे पूछेगा कि साम्य पर क्या सही है, साम्य पर, तो आप बोलोगे जो बिल्कुल 100% सही है वो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम 0 है। डेल्टा जी नॉट में भी 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? एनी वैल्यू, एनी 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो बेटा आपका जवाब क्या हुआ, मैं कंक्लूड करता हूं बेटा, आपका जवाब क्या हुआ, साम्य पर, साम्य पर डेल्टा जी तो क्या होगा, 0 ऑलवेज। डेल्टा जी नॉट पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0 एनी। आपको आगे मेरी बात समझ में, ये आपको जवाब देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बोलो। यस Yes, sir. फिर हेलो इसके सर। बाद क्या है बेटा, इसके बाद सुनना आप। ठीक है, इसके बाद अपन क्या है, एक प्रिंसिपल आएगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। उससे के लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स related to equilibrium।
साम्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ये आप ध्यान देना बेटा, बहुत सारे चैप्टर का बेसिक यहाँ मिलेगा। एक होता है सक्रिय द्रव्यमान, नाम भी सुना होगा आपने, सक्रिय द्रव्यमान को बोलते हैं अपन एक्टिव मास। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट से। परिभाषा क्या है बेटा? टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड present in 1 liter solution or container which actively participate in reaction। अभी परिभाषा लिखता हूं बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपको समझ में आ जाएगी बात। 1 लीटर विलियन या पात्र में यौगिक की मोल मात्रा जो कि अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, देखो आपको सीधे सीधे बताओ, तो आपको करना क्या है, एक्टिव मास को आपको मोलरता के इक्वल लेना है, बस बात ही खत्म। मोलरता के इक्वल लेना है, जो मोलरता होती थी वही आपको सक्रिय द्रव्यमान लेना है। तो अब आपके पास क्या होगा बेटा, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान का जो फॉर्मूला आ जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, एक तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ग्राम बटे में अणुभार इनटू आयतन लीटर में। बेटा ये फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल मतलब कुछ भी अतिरिक्त बात नहीं है। आप कहेंगे सर देखो होता है अंतर, ठीक है, अगर मैं सही बताऊं तो एक्टिव मास इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, ये आप है ना छोड़ देना इसको, ये सिर्फ जानकारी के लिए। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अब क्या है अपने सिलेबस में, बाई चांस क्या है अपने सिलेबस में जिनका एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 होगा वही अपने सिलेबस में है। अगर इसको 1 ले लेंगे तो एक्टिव मास इज इक्वल टू हमेशा क्या आ जाएगा, मोलरता के इक्वल आ जाएगा। तो सक्रिय द्रव्यमान हमेशा आपको किसके तुल्य लेना है, मोलरता के तुल्य लेना है। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी बेटा, आप कैसे क्वेश्चन में यूज में लेंगे सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा उससे पहले नोट करके एक बात देख ले, शुद्ध ठोस व द्रव के लिए एक्टिव मास बराबर यूनिटी मतलब इकाई मतलब इनका मान 1 लिया जाएगा। इंग्लिश में लिख देता है, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड द एक्टिव मास इज टेकन एज यूनिटी 1। तो बेटा किसके लिए 1 लिया जाएगा, जैसे कॉपर सॉलिड है, मान लो जिंक सॉलिड है, बेटा ये है ना विद्युत रसायन में भी जरूरत पड़ेगी।
जैसे मान लो लिखा हुआ है Br2 शुद्ध लिक्विड लिखा हुआ है, जल लिखा हुआ है, शुद्ध लिक्विड लिखा हुआ है, शुद्ध लिक्विड, ठीक है। I2 लिखा हुआ है, शुद्ध सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है, शुद्ध सॉलिड। तो इन सब के लिए सक्रिय द्रव्यमान कितना लिया जाना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सब के लिए सक्रिय द्रव्यमान कितना लिया जाएगा, 1। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? Yes, sir. बेटा अभी देखो, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ। 4 मोल PCl5 गैस 5 लीटर पात्र में, कंटेनर। आपसे ये अगर ये भी पूछ ले PCl5 यूं, या ये पूछ ले PCl5 का एक्टिव मास, PCl5 का एक्टिव मास, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं करना, आप ध्यान देना, आपको जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन क्या है, PCl5, ये PCl5 का एक्टिव मास का फॉर्मूला देखो। आपको क्या दे रखा है, मोल दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स कितने हो गए 4 और ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4/5 का मतलब कितना हो गया 0.8। इसकी यूनिट मोलरिटी लिखो, इसकी यूनिट 0.8 मोल्स पर लीटर लिखो। दोनों ही बिल्कुल सही है। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो बेटा। Yes, sir. आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 4 ग्राम NaOH इन 200 cc सॉल्यूशन। आपको NaOH का सक्रिय द्रव्यमान पूछा गया, ठीक है। ये तो हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा मतलब है नहीं। देखो सॉल्यूशन देखो आप, NaOH का सक्रिय द्रव्यमान पूछा गया, ठीक है। मैंने फॉर्मूला, क्योंकि ग्राम वाला फॉर्मूला है तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगा दिया, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बेटा ग्राम 4 दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट अब तो थोड़ा थोड़ा पता चल 40 होता है ना बेटा। अच्छा 200 सीसी का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो ml को लीटर में बदलते हैं तो ऊपर कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। बेटा कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सक्रिय द्रव्यमान और मोलरता एक ही शब्द है। बस ये ध्यान रखना, शुद्ध जो क्या आएगा आपके पास, सॉलिड या शुद्ध लिक्विड आएगा तो इसके लिए मान कितना लिया जाना है, 1 लिया जाना है। उसके बाद बेटा एक टर्म की और जरूरत पड़ेगी अपने को, वो टर्म रहेगा आपके पास, दूसरी टर्म आएगी आपके पास पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक दाब। आंशिक दाब बेटा ये है गैसियस स्टेट से फॉर्मूला लेते हैं। आंशिक दाब का जो फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ये जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो इसको लिखते हैं अपन जैसे PA, तो ये मोल फ्रैक्शन P गैस कर दो, P गैस कर दो, गैस का ही होगा पार्शियल प्रेशर, तो गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का अपने को फॉर्मूला पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपके पास आता है भाई A गैस है, A गैस के मोल अपॉन टोटल मोल्स, अगर 2 हैं, अगर 3 है तो उससे ज्यादा। तो बेटा अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। इन ए कंटेनर,
neon and O2 are present with 147 moles. If total pressure 10 atm, calculate partial pressure of each. यदि एक पात्र में हीलियम नियोन व O2 एक क्रमशः 1, 4, 7 मोल है तथा कुल दाब 10 atm है, तो प्रत्येक का आंशिक दाब। बेटा देखो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। पी जैसे हीलियम का निकालना है बेटा, हीलियम, तो हीलियम के मोल बिन इनटू पी टोटल। हीलियम के मोल बिन बेटा मेरे को बताओगे कितना लिखूं? पी टोटल तो 10 आ जाएगा। अगर नियोन का निकालना है, नियोन के मोल बिन इनटू पी टोटल, ये इनटू ये भी 10 आ जाएगा। अगर मेरे को PO2 निकालना है, O2 के मोल बिन इनटू पी टोटल। बेटा अब मेरे को मोल बिन बताते जाओ, आप मोल बिन बताते जाओ बेटा। 1, 4 और 7 मोल है क्रमशः, बोलो बेटा। 1/12। 1/12 आ जाएगा ना। अरे मोल बटे में कुल मोल होता है, मोल बिन क्या होते हैं? जिस भी गैस के मोल बिन की बात कर रहा है उसके मोल बटे में क्या होते हैं? कुल मोल। अरे समझ रहे हो बात? यस सर। वाले का बोलो बेटा। 4/12। अगले वाले का 7/12। तो बेटा ये पी टोटल ये आ गया, पी टोटल का मान 10 एटीएम, तो ये रिजल्ट आंशिक दाब एटीएम में आ जाएंगे, एटीएम में आ जाएंगे, एटीएम में आ जाएंगे। बोलो बेटा। यस सर। बेटा मैंने अभी है ना बड़ी आसान सी बात बताई है, देखो यहाँ से देखो, मैंने 2 पद बताए, एक तो सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान की बात ही खत्म करते हैं अपन, जो आपको मोलरता है वही सक्रिय द्रव्यमान। बस एक नई बात की भाई, जो शुद्ध ठोस और द्रव होंगे, सॉलिड लिक्विड होंगे प्योर, उनके लिए एक्टिविटी 1 लेनी है, उनका एक्टिव मास 1 लेना है। फिर अपन ने कहा पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि प्रेशर की बात तो नो डाउट गैस की बात होगी, तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है आगे, इसलिए मैंने ये 2 पद बता दिया आपको। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज गिवन बाय, जनरली लिख देते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, गुलबर्ग एंड वागी। बेटा ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था, गुलबर्ग एंड वागी। ठीक है, नियम क्या है वो मैं लिख के देता हूँ। द रेट ऑफ द RF is directly proportional to concentration of reactant. RB is directly proportional to concentration of product. And at equilibrium,
RF इज इक्वल टू RB। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार RF क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है तथा RB प्रोडक्ट की सांद्रता के समानुपाती होता है तथा साम्य पर RF बराबर क्या हो जाता है, RB। बेटा ये गुलबर्ग एंड वागे ने ये नियम दिया था, और कुछ नहीं आपको कुछ, क्योंकि 12th के तो हो नहीं आप लोग, 11th में तो हो नहीं, सिर्फ बताने वाली बात है, बाकी कुछ भी ऐसी कोई खास बात नहीं। बेटा मेन क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इससे बन रहा है आपके पास M1C प्लस M2D। ये RF होती है, ये RB होती है। तो नियम क्या था, जो RF है बेटा वो क्या होता है KF, और A की पावर में जो इसमें क्या होता है, जो रस समीकरण में इतने गुणांक होते हैं ना, जो गुणांक होते हैं वो पावर में आ जाते हैं N1, और इसी तरीके से B की पावर में क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। ठीक, जब RB की बात करेंगे तो यहाँ KB लिख देंगे, और C की पावर में क्या लिख दोगे, M1, और D की पावर में क्या लिख दोगे, M2। तो ये तो नियम था, पहला बात। दूसरी बात, फिर इसने कहा एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इसने क्या बताया, RF इज इक्वल टू क्या होगा, RB। अब ये वैल्यू ऊपर वाले से रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास KF A की पावर N1 B की पावर N2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा KB C की पावर क्या आ जाएगा, M1 D की पावर क्या आ जाएगा, M2। अब बेटा आप ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या किया, KF को यहीं रहने दिया, KB को नीचे ले आया, तो मैं अलग कलर से लिखता हूँ, KF अपॉन KB। बेटा आप इसको यहीं रहने दिया, तो ये C आ गया, ये M1 आ गया, ठीक है, ये पूरा M1 आ गया, ये D M2 आ गया, और यहाँ पर आ गया A की पावर N1 आ गया, B की पावर N2 आ गया। बेटा आपको पता है ये दो नियतांक है, तो इसने बोला इसको एक नया नियतांक नाम दे दिया KC। तो बेटा ये KC का कुल मिला के ये आपके पास KC का फॉर्मूला आ गया। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि KC इज इक्वल टू, पहली बात तो KF अपॉन KB होगा, फिर ऊपर यहाँ कौन सा साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट, नीचे कौन सा साइड लिखा जाता है, रिएक्टेंट साइड, और जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। कोएफिशिएंट किस में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। KC और अभी KP आगे पढ़ेंगे, पहले KC। तो बेटा यहाँ पर ये पता होना चाहिए, KF को क्या बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये R दर थी, ये दर नियतांक है और कुछ भी नहीं, रेट कांस्टेंट है। KB क्या आ जाएगा आपके पास, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का आ जाएगा। हिंदी में लिखें तो KF क्या आ जाएगा, अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक, और KB क्या आ जाएगा, इसकी जगह पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक। तो बेटा आपके पास क्या है, कुछ भी खास नहीं बेटा, आप ध्यान देना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2, इससे 2NH3 लिखा हुआ है, इसने फिजिकल स्टेट दे रखी है गैस गैस गैस। अब मान लो KC का फॉर्मूला लिखना है, तो अपने को पता भी है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए
KF अपॉन KB होगा, एक नंबर। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, पहले कौन सा साइड लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट साइड। तो पहले क्या लिखेंगे, NH3 लिखेंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसको पावर में लिख देंगे। फिर रिएक्टेंट साइड अपॉन में N2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, और H2 की पावर में कितना लिख देंगे बेटा, 3 लिख देंगे। अरे आ रही है बात समझ में कि केसी sir. का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, पहले प्रोडक्ट साइड अपॉन में नीचे क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट साइड। बोलो। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। अच्छा, केसी को बोलते क्या है वो सुनना बेटा। सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, ठीक है। अच्छा, फिर इसी में आता है यूनिट ऑफ केसी। चलो यूनिट ऑफ केसी अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन ये देखते हैं बेटा, आप ध्यान देना। इसी में आएगा 2 नंबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure, जिसको बोलेंगे Kp। बेटा P का मतलब क्या है, यही प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। तो अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, आंशिक दाब के पदों में, आंशिक दाब के पदों में साम्य स्थिरांक, इसको बोल देंगे अपन Kp। तो बेटा अगर यही बात अपन प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आप सुनना ध्यान से, कोई अंतर नहीं। ये दे रखा है आपको N1A प्लस N2B, इससे दे रखा है आपको M1C प्लस M2D। ये सारे गैस दे रखे हैं, ये गैस दे रखा है आपको, ये गैस दे रखा है, ये आपको गैस दे रखा है। तो अब देखो Kp का फॉर्मूला वही का वही लिखेंगे बेटा, पहले कौन सा साइड, और ये तो होगा ही KF अपॉन KB, ये तो सही है ही। फिर क्या लिखोगे बेटा, आप सुनना ध्यान से, आप क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर पहले प्रोडक्ट साइड का तो C का, फिर किसका, D का, ये, और जो कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएंगे, ये M1 आ जाएगा, ये M2 आ जाएगा, फिर नीचे रिएक्टेंट A, फिर ये B, ये क्या आ जाएगा आपके पास, N1 आ जाएगा, ये N2। तो बेटा Kp का फॉर्मूला लिखना भी आपको आना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, यही N2 प्लस 3H2, इससे लिया अपन ने 2NH3। ये आपके पास गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब बेटा आप ध्यान देना, Kc और Kp का फॉर्मूला, ठीक है। Kc का फॉर्मूला लिखेंगे तब भी KF अपॉन KB, ये बात तो सही है ही। Kc का मतलब होता है सांद्रता के पदों में, तो सांद्रता के पदों में पहले प्रोडक्ट साइड लिखोगे तो NH3 कोफिशिएंट पावर में 2, यहाँ क्या लिखोगे N2, और यहाँ क्या लिखोगे H2 की पावर में Q। बेटा ये Kc का फॉर्मूला लिखने का तरीका। Kp का फॉर्मूला KF अपॉन KB, ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखोगे यहाँ आंशिक दाब लिखोगे PNH3 की पावर में 2, यहाँ क्या लिखोगे PN2 और PH2 की पावर में 3। तो बेटा आपको आ गई बात समझ में, Kc और कल अपन और भी एग्जांपल लेंगे इसके अंदर, Kp और Kc का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से आप? Yes, sir. बेटा आप लोग है ना ध्यान से देखना, आप लोग मेनली कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ना मैक्सिमम स्टूडेंट? Yes, यस सर।
हाँ बेटा, सर। आप लोगों के भी लॉकडाउन चल रहा है क्या अभी? Yes, सर चल तो रहा है। और आप लोग सीबीएसई के हैं या छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं? sir. CGBSC। Sir, CBSE. मैक्सिमम स्टूडेंट तो 12th पास ही हैं बेटा। Yes, sir. नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा। है अभी आप लोगों के पास समय, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करें आप, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं नया चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ। बेटा अपन ने 11th क्लास का नया चैप्टर लिया है। पूरा चैप्टर डील करेगा आपका उत्क्रमणीय रिवर्सिबल अभिक्रियाओं से। बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य क्या होता है, मेन ये है RF बराबर RB, दोनों का बराबर होना जरूरी है। लेकिन यहीं पर एक ग्राफ की बात आई थी बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सांद्रता का नियत होना जरूरी है बेटा। सांद्रता का नियत होना, सांद्रता का कांस्टेंट होना जरूरी है, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना, कांस्टेंट, लेकिन दर का बराबर होना। इसीलिए बेटा स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में भी मिलेगा कि ये तीनों शुरू के 4 ग्राफ सही हैं लेकिन लास्ट के 2 गलत हैं, क्योंकि उसमें RF इक्वल टू RB नहीं हुआ। फिर आपके पास आएगा ये थोड़ा सा है, इसको चल परेशान मत होना इसके लिए। हाँ आगे, एक्टिव मास मतलब मोलरता लेनी है, और साथ में जो भी आपके पास प्योर सॉलिड और लिक्विड आएगा उसको 1 लेना है। कल अपन काम में लेंगे इसको। पार्शियल प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी, इसका ये फॉर्मूला आएगा आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बताए, हमने बात करी। फिर केपी और केसी का फॉर्मुलेशन है। लेकिन एक कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई अपन को ये पता है कि केपी और केसी के लिए एक कॉमन फॉर्मूला हमेशा आता है KF अपॉन KB, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी फॉर्मुलेशन कैसे करना है वो अपन कल और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं बेटा। अब रिडॉक्स कंप्लीट हो गया, उसकी जो भी आपको DPP मिली हुई है, जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिला हुआ है उसको आप करें सॉल्व, ठीक है। चलो वहाँ, ठीक है, Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके सर, थैंक यू, बाबा, गुड हाँ नाइट सर। हाँ गुड नाइट, Good night, sir. हाँ गुड नाइट बेटा, गुड।